नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मिथिलेश्वर जी की कहानी मनबोध मऊआर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मनबोध मऊआर। महाराजगंज में डेरा जमाते ही आस पड़ोस के लोगों ने मुझे यह हिदायत दी कि अगर इस मोहल्ले में रहना है तो मनबोध मऊआर से बचकर ही रहना है। उनके अनुसार वह बूढ़ा झगड़ा लगावन, कुचरा और अनभल ताकने वाला है। मोहल्ले का कोई ऐसा घर नहीं जो उसकी वक्र दृष्टि का शिकार न हो। मेरे लिए यह बिल्कुल नई बात थी। स्थानांतरण के चलते मुझे इस शहर में आना पड़ा था और विभागीय सहयोगियों की सहायता से महाराजगंज मोहल्ले में ही घर उपलब्ध हो सका था। यह मेरा चौथा स्थानांतरण था। इससे पूर्व 3 शहरों में मैं रह चुका था, जहां अनेक नई नई और अजीबोगरीब जानकारियां प्राप्त हुई थी, लेकिन यह जानकारी उन सब से पृथक थी। मोहल्ले के एक बूढ़े से सब परेशान थे। उस अकेले बूढ़े ने सबकी नाकों में दम कर रखा था। इस जानकारी के बाद बूढ़े को देखने की जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा हो गई। आखिर वह बूढ़ा किस धातु का बना है जो अकेले एक पूरे मोहल्ले पर भारी पड़ता है? इस संबंध में मुझे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। शीघ्र ही एक दिन उससे मुलाकात हो गई। वह मोहल्ले के पश्चिम हिस्से में रहता था। उस दिन उसी गली से मैं गुजर रहा था। मेरे साथ मकान मालिक का लड़का पवन भी था। उसी ने मुझे संकेत से बताया कि सामने वाले मकान के बरामदे में चौकी पर जो आदमी बैठा है वही मनबोध मऊआर है। यह सुनते ही मेरे कदम ठिठक गए। देखा, गहरे सांवले रंग का लंबा चौड़ा वह वृद्ध व्यक्ति किसी गांव का ठेठ किसान लगता था। मोटी गर्दन और खुरदुरे हाथ पांव, गर्दन की नसें उभरी हुई, सपाट चेहरा और शिला की तरह सख्त, जवानी में पहलवानी कर चुकने का आभास। बदन पर किसी मोटे कपड़े की गंजी और साधारण सी धोती, गंजी के नीचे लटकता जनेऊ और उसमें बंधी कुंजी, आंखों में पुराने फ्रेम का चश्मा, माथे के बाल घुटे हुए, दाढ़ी मूछ सफेद। उसे देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, यह तो गांव का आदमी मालूम पड़ता है। पास खड़े पवन ने मेरी बात की पुष्टि की। हाँ, गांव का ही है। पत्नी की मृत्यु के बाद अपने बेटे की नौकरी पर शहर आ गया है। मैंने अपने ठिठक गए पांव को तत्क्षण गतिशील बना दिया कि कहीं मनबोध मऊआर को यह न लगे कि कोई तमाशबीन की तरह उन्हें घूर रहा है। लेकिन मेरी सतर्कता के बावजूद उसकी पैनी आंखों ने मेरी चोरी पकड़ ही ली। तो आप हैं बैंक वाले धर्मदेव बाबू? उपधेया के मकान में आप नया किराएदार आए हैं। आपसे एगो काम है भाई, 1 मिनट का वास्ते आइए। मैंने साथ चल रहे पवन की ओर देखा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में धीरे से कहा, मैं तो चला, मुझे जरूरी काम है। बूढ़े ने पकड़ लिया आपको, फंसा लिया अपने जाल में। पवन आगे बढ़ गया। मेरे कदम मनबोध मऊआर के पास जा पहुंचे। उन्होंने पूरे स्नेह से मुझे अपने पास ही चौकी पर बिठाया, फिर अपनी पोती को चाय लाने का आदेश दिया। लेकिन मैंने मना कर दिया। अभी अभी चाय पी है, मैं अधिक चाय नहीं पीता। अब उन्होंने आम ग्रामीण की भांति मेरा पूरा हुलिया लेना प्रारंभ कर दिया कि मैं क्या हूं, कहाँ का हूं, मेरे परिवार में और कौन कौन है, मैं यहां कैसे चला आया आदि। उनके ये प्रश्न मुझे नागवार लगे, फिर भी अनिच्छा से ही सही मैं जवाब देता गया। किसी नए व्यक्ति के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करने का क्या तुक? अवश्य यह आदमी कारगुजारियों वाला है। मैं शंकित दृष्टि से उन्हें ताकने लगा। शायद उन्होंने मेरा अभिप्राय लक्ष्य कर लिया। आपके बैंक में हमारा पुतवा एगो खाता खुलवाना चाहता है, यही वास्ते आपको कष्ट दिया। जवाब में चट कहा मैंने, इसमें कोई परेशानी नहीं। जब इच्छा हो अपने पोते के साथ बैंक आ जाइएगा। जिसके नाम खाता खुलेगा उसकी 2 तस्वीरें और पहचान पत्र जरूरी हैं। यह कहकर मैं वहां से चलने को हुआ कि उन्होंने फिर पकड़ लिया।
जाइए, आबाद रहिए। आप तो हीरा आदमी लगते हैं। उपधेया के घर तो आप आइए गए हैं, बाकी वो आदमी नहीं, कसाई है। अपने छोरों की तुलना में छोरियों को फूटी आंखों नहीं देखता। उसकी 2 छोरियां बीमार होकर मर गईं। इलाज तक नहीं करवाया, किंतु छोरों के सर्दी बुखार पर भी डॉक्टरों के यहाँ भाग दौड़ लगाने लगता है। ऐसा आदमी का मुंह देखना भी पाप है। जो अपनी जाइयों का नहीं, वह और किसी का क्या होगा। अब उनकी यह बात मुझे फिजूल लगने लगी। मोहल्ले वासियों की टीका टिप्पणियों का अर्थ भी खुलने लगा। अब मैं भी अपनी जल्दबाजी व्यक्त करते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं एक आवश्यक कार्य में हूं। किसी दूसरे के मामले से हमें क्या मतलब। अपनी समस्याएं ही इतनी हैं कि दूसरों के बारे में जानने की कहां फुर्सत। मेरी इस बात पर मनबोध मऊआर का चेहरा कुछ फक्सा हो गया। शायद यह तर्क उन्हें पसंद नहीं आया। खैर, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल किए बगैर मैं आगे बढ़ गया। शाम पत्नी से इस बारे में बातचीत हुई तो उसने मनबोध मऊआर की बात की ही पुष्टि की। अपनी व्यस्तताओं के चलते तथा दूसरों की जिंदगी में न झांकने के अपने शहरी दृष्टिकोण की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब साफ साफ महसूस कर रहा था। सचमुच मकान मालिक उपाध्याय का अपनी पुत्रियों के प्रति अमानवीय व्यवहार था। उसके घर के एक पुराने किराएदार से इस सत्य की पुष्टि भी हुई कि उसकी घोर उपेक्षा से ही उसकी 2 बेटियों का निधन अल्पायु में ही हुआ। उन 2 बेटियों के निधन के बाद अभी उसे 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। वह बेटियों से कसकर काम लेता। कहता, जिस घर में 3-3 बेटियां सयानी हो चली हों, उस घर में दाई नौकर की क्या जरूरत। उन्हें सख्त नियंत्रण में रखता। कहता, सयानी लड़कियों का घूमना फिरना और इधर उधर आना जाना अच्छा नहीं होता। बेटों की तुलना में बेटियों को पौष्टिक आहार से भी वंचित रखता। कहता, गए मरद जो खाए खटाई, बिगड़ी नार जो खाए मिठाई। लड़कियों का चटोरपन ठीक नहीं। पढ़ाई लिखाई के बारे में भी उसकी यही धारणा थी। लड़कियां अधिक पढ़ लिख कर क्या करेंगी। बेटे जब नौकरी की तगड़ी प्रतियोगिताओं में नहीं आ पाते तो वे तो आने से रहीं। वह जमाना चला गया जब गदहा जिलेबी खाता था। घर गृहस्थी संभालना सीख जाएं, काफी है। जहां जाएंगी वहां यही सब करना पड़ेगा। बेटियों के प्रति उपाध्याय के इस दृष्टिकोण की जानकारी भी मुझे प्राप्त हो गई कि उन्हें पराई चीज समझने तथा उनकी शादी में खर्च होने वाले तिलक दहेज ने उनके प्रति उसे इस तरह का बना दिया था। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि इसमें उसकी बेटियों का क्या कसूर। उपाध्याय के इन करतूतों से उसके मकान में रहने वाले सभी किराएदार तो अवगत थे ही, मोहल्ले के लोग भी इससे अनभिज्ञ नहीं। लेकिन कभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। दूसरों के निजी पारिवारिक जीवन से उन्हें क्या मतलब। किसके यहाँ क्या होता है यह जानने की न तो उन्हें फुर्सत है, न दूसरों की समस्याओं में उलझने की मंशा। अपनी शांति उन्हें बर्बाद नहीं करनी और अकारण किसी से दुश्मनी भी नहीं लेनी। इस यथार्थ से अवगत होने के बाद मनबोध मऊआर के प्रति उपाध्याय जैसे लोगों की नाराजगी के विपरीत अब मेरे मन में श्रद्धा के भाव पैदा होने लगे। कोई तो है इस मोहल्ले में जिसकी नजर घर के भीतर के जुल्मों पर भी है, जो आम मोहल्ले वासियों की तरह सिर्फ तटस्थ दर्शक नहीं। मैंने अपने निकट के 1-2 मित्रों से अपने मन की यह बात व्यक्त की, लेकिन मित्रों ने अपनी पृथक राय जताई। आप उस बूढ़े को महान आदमी हरगिज मत समझिए। वह निकम्मा है, उसके जिम्मे कोई काम नहीं। दिन भर अपने दरवाजे के बरामदे पर बैठकर आहट लेता रहता है कि किसके यहाँ क्या हुआ। हम आप यहाँ नौकरी करने आए हैं, जासूसी करने नहीं। यह गंवार और फिजूल आदमी है कि दूसरों के बीच दखल देता है। कोई सब शिक्षित व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। इस विषय पर मित्रों से बहस करना मुझे उचित नहीं जान पड़ा। मनबोध मऊआर को जानने से पहले मेरा दृष्टिकोण भी प्रायः ऐसा ही था। अपने इसी दृष्टिकोण के चलते 3-3 शहरों में नौकरी करके भी मैं सकुशल, बेदाग और साबुत बना हुआ था। दूसरों के मामलों में पड़ता तो क्या वे मुझे छोड़ देते। लेकिन इसके बावजूद मनबोध मऊआर को जानने के बाद
अचेतन में पड़ा मेरा समाज चेता मन सुगबुगाने लगा था। जाने अनजाने अपनी वर्तमान जीवन शैली के प्रति मेरे मन में असंतोष के अंकुर फूटने लगे थे और मेरा ध्यान रह रहकर मनबोध महुआर की ओर जाने लगा था। इसी बीच मुझे यह अच्छी तरह ज्ञात हो गया था कि मोहल्ले में प्रायः वे ही उनके आलोचक थे जिनके यहाँ अनैतिक और अमानवीय कार्यों का उन्होंने भंडाफोड़ किया था। चूंकि विषय और समस्याओं के परिवर्तन के साथ अधिकांश घर इस श्रृंखला में थे, इसीलिए मनबोध महुआर के विरोधियों की संख्या अधिक थी। उनसे सहानुभूति रखते हुए भी दिन के उजाले में उनके यहाँ मेरा बैठना संदेह के घेरे में आना था। इसीलिए रात के अंधेरे में ही मैं उनके यहाँ जाने लगा। मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी आपत्ति नहीं कि महाराजगंज के बारे में मुझे सही और पक्की जानकारी उनसे ही हासिल हुई। बीतते समय के साथ एक सुबह बिस्तरे से मेरे उठते ही पत्नी ने यह सूचना दी, बगल वाले घर का सुदामा मर गया। महाराजगंज में हमें आए अभी सिर्फ 3 माह हुए थे, लेकिन सुदामा को हम जानने लगे थे। भीमा, श्यामा और सुदामा 3 भाई थे। सुदामा सबसे छोटा था और देखने में भी दोनों भाइयों से कमजोर और कुपोषण का मारा। वह तुतलाकर बोलता और लंगड़ाकर चलता। शायद इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन पहले तक तो वह ठीक था। शाम को अपने दरवाजे पर बैठे उसे चूड़ा फांकते हुए मैंने देखा था। आखिर रात में अचानक उसे क्या हो गया? उसकी मृत्यु मुझे सहज स्वाभाविक मृत्यु नहीं जान पड़ी। इस संबंध में आस पड़ोस से मैंने जानकारी लेनी चाहिए, तो किसी ने भी अपनी रुचि नहीं जताई। शायद वस्तु स्थिति की जानकारी उन्हें न हो, शायद जानते हुए भी अपनी नगरीय जीवन शैली के चलते न जानने का अभिनय कर रहे हों। पर शाम को मनबोध महुआर के पास पहुंचते ही मुझे पक्की जानकारी हासिल हो गई। अरे, ये काम भीमुआ का है। इस शहर में 10 कट्टा जमीन छोड़कर उनके माँ बाप मर गए। शुरू में भीमुआ दोनों बेकत सुदामा को बहुत दुख देते थे। उस लंगड़े को नौकर की माफिक खटाते और भरपेट खिलाते भी नहीं। उनके रंग रवैये से आजी जाकर सुदामा श्यामा के साथ रहने लगा। इधर जमीन के बंटवारे की बात चलने लगी थी। ऐसी चर्चा भी थी कि सुदामा अपना बखरा श्यामा को देगा। कल अपनी सास के निधन पर श्यामा को अपने परिवार के साथ एकाएक ससुराल जाना पड़ा। अपने किसी जरूरी काम से सुदामा को उसने छोड़ दिया था। 2 दिन बाद उसे ले जाने की योजना थी। बाकी अवसर अच्छा जान भीमुआ ने यह काम कर दिया। अब जमीन का बखरा 3 भाग में नहीं, 2 भाग में ही होगा। तीसरे फरीक को तो उसने मिटा दिया। 1 नंबर का गुंडा है। ओकरा डर से मोहल्ले वाले भी नहीं बोलते। देखिएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब रफा दफा हो जाएगा। श्यामा के आने से पहले ही उसने लाश भी दफना दी। उस शाम जल्द ही मैं मनबोध महुआर के यहाँ से लौट आया। 3-4 दिन बाद सारी बातें दबी जुबान में सामने आ गईं। मनबोध महुआर का कथन बिल्कुल सत्य था। उनके कहे अनुसार सचमुच भीमा के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। इससे पहले भी हत्या के 2 मामलों में उसका नाम था, लेकिन प्रमाण और गवाह के अभाव में वह सजा से बरी था। लौटकर आने के बाद श्यामा भी रो पीट कर रह गया। प्रमाण और गवाह के अभाव में वह कुछ नहीं कर सका। सुदामा की हत्या ने उसे भी आतंकित कर दिया था। मैं इस बात को लेकर चिंतित और विस्मित था कि जिस डर से पूरे मोहल्ले के लोग चुप थे, उस डर का शिकार महुआर क्यों नहीं थे? विभिन्न घरों के भीतर की सूचनाएं प्राप्त करने का उनका जरिया क्या है? इस विषय पर विचारोपरांत उनका जरिया जानने में तो मैं कामयाब हो सका कि उनका दृष्टिकोण व्यक्तिगत की अपेक्षा समष्टिगत है, कि सिर्फ अपने तक ही सीमित न रहकर औरों की खोज खबर वे लेते हैं। मोहल्ले में अपने जैसे लोगों से उन्होंने दोस्ती गांठ ली है। कई लोग जो स्वयं आवाज उठाने से डरते हैं, उनके कान में अपनी बात पहुंचा देते हैं। कई आलोच्य घरों के उपेक्षित और क्षुब्ध सदस्य चुपके से अपने घर का वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं, लेकिन जिस भय से सबके मुंह सिले हुए हैं, उससे उनके भयभीत न होने का कारण लाख माथापच्ची के बाद भी मैं नहीं समझ पा रहा था। यह कोई गांव नहीं था,
कि किसी व्यक्ति या परिवार की दबंगता के सब घायल हो जाएं। लेकिन अपने इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो गया। ऐन बसंत पंचमी के दिन अपराह्न 4 बजे यह सूचना मिली कि जय किशन अपने दल बल और बंदूक के साथ मनबोध मऊआर को मारने उनके दरवाजे पर चढ़ा है। सूचना देने वाले ने यह भी बताया कि मनबोध मऊआर ने यह प्रचारित किया है कि जय किशन स्मगलर है, स्मगलिंग के पैसे से मोहल्ले में कोठी बनवा रहा है। उनके इसी प्रचार की प्रतिक्रिया में जय किशन उन्हें ठिकाने लगाने पहुंचा है। मोहल्ले में जय किशन की बन रही भव्य कोठी को लेकर मेरे मन में भी यह बात उठ रही थी कि किस कमाई के बूते जय किशन यह कोठी बनवा रहा है। लोगों के अनुसार तो वह कलकत्ता की किसी फर्म में काम करता था, पर अक्सर वह महाराजगंज में ही नजर आता रहता। मैंने महाराजगंज के एक पुराने बाशिंदे से पूछा भी था, यह जय किशन क्या काम करता है और किस पद पर है कि ऐसी कोठी बनवा रहा है। बातचीत में तो मुझे अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं लगता, लेकिन उस बाशिंदे ने अपने संक्षिप्त जवाब के साथ इस चैप्टर को ही बंद कर दिया था। कौन क्या करता है इससे हमें क्या मतलब, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वह आदमी ठीक है। अब उस ठीक आदमी का सही खुलासा मनबोध मऊआर से उसकी तकरार ने कर दिया। मनबोध मऊआर की टिप्पणियों से मैं अवगत था। बिना पक्की जानकारी के वे कोई बात नहीं कहते। मैं घटना स्थल पर पहुंचने के लिए तत्क्षण तैयार हो गया। शायद पत्नी ने मेरा इरादा भांप लिया। उसने मुझे रोकते हुए कहा, आपको अभी वहां नहीं जाना। ऐसे मामलों में अक्सर दर्शक और बीच बचाव करने वाले ही जख्मी होते हैं। फिर आपके पहुंचने से जय किशन कहीं यह ना समझ ले कि आप भी उस बूढ़े के साथ हैं। हम यहाँ परदेश में हैं, किसी की नजर में हमें नहीं चढ़ना। पर इस सूचना से अवगत होने के बाद मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने पत्नी से बहाना बना दिया, मुझे वहां नहीं जाना, मैं तो बैंक के एक मित्र से मिलने जा रहा हूं। एक फाइल के संबंध में उसे कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। और घर से निकल गली के मोड़ से ओझल हो मैं सीधे मनबोध मऊआर के यहाँ जा पहुंचा। मेरे पहुंचने तक टकराहट का शुरुआती आवेग समाप्त हो गया था और बुझारत का प्रयास जारी था। जय किशन अपने आदमियों के साथ मनबोध मऊआर के हाथे में खड़ा था। उसका चेहरा तना तथा आंखें लाल थीं। वह अपने हाथ में दुनाली लिए था। मनबोध मऊआर के दोनों बेटे उसके सामने हाथ जोड़कर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हम उनकी ओर से आपसे माफी मांग रहे हैं। उनका दिमाग खराब हो गया है। वे किसी के बारे में भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आप उनकी बात पर न जाएं। आप तो जानते हैं घर के पुरनिया सठिया जाते हैं। हम उन्हें समझाकर हार गए। कोई और होता तो कुछ करते भी। अब बूढ़े बाप का क्या करें। जो लोग उन्हें जान गए हैं वे उनकी बात को इस कान से सुन उस कान से उड़ा देते हैं। आप भी उनकी बात को लेकर अपने मन में कोई अमनख मत रखिए। हम सपने में भी आपके बारे में वैसा नहीं सोच सकते। इधर दरवाजे पर मनबोध मऊआर के 2-3 पोते उन्हें पकड़कर घर के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन वे उन सबों के काबू में नहीं आ पा रहे थे। उनकी गिरफ्त में जकड़े होकर भी वे जय किशन की ओर बढ़ने के लिए हाथ पांव ऐंठ रहे थे तथा क्रोध में उसे धमकाए जा रहे थे। 4 दिन का लौंडा, तू मुझे बंदूक दिखा रहा है? इस बुढ़ापे में भी तेरे लिए अकेले काफी हूं। अपनी माँ का दूध पिया हो तो बंदूक फेंक कर आ जा मेरे पास। हिम्मत हो तो अकेले अकेले मुझसे फरिया ले। अभी हमारा एक हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेरी करनी कौन नहीं जानता। चोर को चोर नहीं तो क्या साधु कहें। मुझे लगा दूर खड़े जय किशन के कान में अगर मनबोध मऊआर की यह बात पड़ जाएगी तो उसके बेटों के लाख शांत कराने पर भी वह नहीं मानेगा। इस आसन्न संकट को लक्ष्य कर उनके पोतों को मैंने संकेत किया कि उन्हें किसी तरह घर के अंदर ले जाएं, लेकिन वे पोतों के घर के अंदर जाने को तैयार नहीं। मुझे देखने के बाद मुझे ही संबोधित करके अपना उबाल व्यक्त करने लगे। इस पर मैंने भी अपनी बेरुखी उनके समक्ष प्रकट की। अभी मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अगर आप इसी वक्त घर के अंदर नहीं जाते तो फिर मैं दोबारा आपके यहां नहीं आऊंगा। मेरी यह सख्त आवाज सुन मनबोध मऊआर को जैसे काट मार गया।
वे हतप्रभ हो मेरी ओर ताकने लगे। मुझसे ऐसी बात की अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। शायद मेरे इस अनपेक्षित प्रहार का ही परिणाम था कि वे पोतों के वश में हो अंदर चले गए। अब मैं तेजी से जय किशन के समक्ष आ गया। फिर मेरे मुंह से स्वतः बोल फूट पड़े, आप इन लोगों के पिता की बात से एकदम विचलित न हो। वे पुराने ख्याल के आदमी हैं। उनका सारा जीवन गांव पर बीता है। किसी ने आकर कुछ कह दिया, बस उसे सच मान बैठे। इनकी टीका टिप्पणियों पर हमें क्या सोचना। मेरी माँ भी बुढ़ापे में क्या कुछ नहीं बोलती थी, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आप भी अपने घर का एक वृद्ध समझ उनकी बात भूल जाएं। उनका कहना न कहना सब एक बराबर। जय किशन पर मेरे इस कथन का असर हुआ। शायद तीसरहित होकर मैंने यह बात कही, इसीलिए वह मान गया। जो हो, वहां से उसके जाने पर मनबोध मऊवार के बेटों पोतों से कम सुकून मुझे नहीं हुआ। जाने क्यों मनबोध मऊवार और उनके परिवार के प्रति मेरे मन में कहीं आत्मीयता पैदा हो गई थी। शायद उस आत्मीयता ने ही हस्तक्षेप के लिए मुझे प्रेरित किया था। मैं वहां से चलने को हुआ तो मनबोध मऊवार के बेटों ने मुझे रोक लिया और बरामदे के कमरे में मुझे सादर बैठाया, यह जानते हुए कि मेरी वजह से ही उनके परिवार पर आया संकट टला है। वे मेरे प्रति श्रद्धावनत हो गए। मेरे मना करने के बावजूद मीठा और नमकीन के साथ चाय का कप मुझे थमा दिया। फिर बातें चल निकली। चूंकि प्रसंग मनबोध मऊवार का था, इसीलिए उनके बेटों ने उनके ही हैरत अंगेज कारनामों का जिक्र शुरू कर दिया। अपने पिता के पास अक्सर बैठने वाले मुझको अपने पिता का मेलिया जान वे वस्तु स्थिति से मुझे अवगत करा देना चाहते थे, ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। मनबोध मऊवार के बड़े बेटे का कहना था, आखिर पिताजी यह सब क्यों करते हैं, मैं समझ नहीं पाता। उनकी फिजूल टिप्पणियों ने हमारी नाकों में दम कर रखा है। उस बगल के मकान में रहने वाले हरिचरण से हमारा कितना अच्छा मेलजोल था। वह अपनी पत्नी को पीटता है तो वह पति पत्नी के बीच का निजी मामला है, पर पिताजी ने इसे लेकर बावेला खड़ा कर दिया। उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, अकारण उसे हमारा दुश्मन बना दिया। एक दिन जय किशन की तरह वह भी उलझने आ गया था। मैं इन्हें समझाता हूं कि अब किसी के बीच पड़ने का समय नहीं रहा, लेकिन ये जाने किस मिट्टी के बने हैं। हमारी बात इनके भेजे में आती ही नहीं। उनके दूसरे बेटे का कथन भी लगभग इससे मिलता जुलता ही था। एक न एक दिन इनके चलते कुछ होकर रहेगा। सिधरिया चाल चले, भुतकवा के सिरे बीते। ये तो द्वार पर बैठकर गाल बजाते रहते हैं और बीतता तो हम लोगों के माथे है। पूरे महाराजगंज को इन्होंने दुश्मन बना दिया है। कब कौन दुश्मनी साध ले, जीना मुहाल हो गया है। मोहल्ले के उतरवादी पट्टी का पराहू मुझे अपने सगे भाई की तरह मानता था। उसकी लकवाग्रस्त मां कष्ट में है तो इसमें उसका क्या कसूर। पराहू दोनों पति पत्नी से जितना पार लगता है उतना करते ही हैं। उसकी मां की किस्मत में दुख लिखा है तो उन्हें दुख भोगना ही है। लेकिन जाने कैसे इन्हें यह पता चल गया कि मां के नाम पर जमा रुपए हड़प पराहू ने दुर्दिन में उनसे मुंह फेर लिया है। इस जानकारी के बाद पराहू के खिलाफ मोहल्ले में किसका कान इन्होंने नहीं भरा। राह चलते हुए को भी रोककर पराहू को थू थू किया। अंततः पराहू तक उनकी बात पहुंच ही गई। उसने मुझसे बोलचाल तक बंद कर दी तथा हमारे खिलाफ भी झूठा प्रचार शुरू कर दिया। भैया की बेटी की तय शादी कट गई। यह सब इनकी हरकत के चलते ही हुआ। मनबोध मऊवार के बेटों के बाद उनकी विधवा बहन भी मुझे बहुत कुछ बताने के लिए आमादा हो गई थी। वहां आने जाने के चलते उनसे भी मेरा परिचय हो गया था। वे छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी तथा उन्हें कोई बाल बच्चा भी नहीं था। अपने भाई मनबोध मऊवार के साथ नैहर में ही रहती थी। मनबोध मऊवार की तरह वे भी बूढ़ी थी। उन्होंने गांव में मनबोध मऊवार के हस्तक्षेप के कई किस्से मुझे सुनाए। जब दूसरों के मामले में कूदकर अपना अहित करते हुए तबाह होने वाले का पक्ष उन्होंने लिया। अपने परिवारजनों द्वारा जमीन से बेदखल होने वाली एक विधवा का वृत्तांत तो उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उनके भाई ने उसके लिए मारपीट से लेकर
केस मुकदमा तक लड़ा। विधवा के घर वालों ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन वे आग की तरह पवित्र बने रहे। उनकी बहन के अनुसार भैया जैसा आदमी पूरे गांव में दूसरा नहीं। गांव में भी उस घड़ी कोई किसी के बीच पड़ना नहीं चाहता था, पर ईद समझाने से भी कहाँ मानते थे। कहते थे करवैया से देखवैया को कम पाप नहीं लगता। वह तो भगवान ने इसकी देह धजा ऐसा बना दिया था कि सब इनसे डरते थे। गांव के अखाड़े में कबहू इनकी पीठ में धूल नहीं लगी। एक भैंस का दूध अकेले पी जाते थे। अब तो देखने पर भी नहीं लगता कि ई उहे भैया हैं। इस दौरान मनमोद मऊआर घर के अंदर ही रहे। उनके बेटों और पोतों से मुझे यह पता चल गया था कि मेरी उपस्थिति से उन्हें अनभिज्ञ रख पूजा वाले घर में मानस पाठ पर उन्हें बैठा दिया गया है, अन्यथा अब तक वे मेरे समीप अवश्य पहुंच आए होते। मैं जानता था हर शाम मानस पाठ की उनकी दिनचर्या वर्षों पुरानी थी, इसीलिए उनसे मिलने या तो मैं मानस पाठ से पहले आता था या बाद में। शाम गहराने के बाद मैं भी वहां से चल पड़ा। उनके परिवार वालों के बीच मुझे देर तक रुकना पड़ गया था। उस रात जाने क्यों चाहते हुए भी मैं सो नहीं सका। सारी रात मनमोद मऊआर के परिवारजनों के वृत्तांत मेरी आंखों के समक्ष मंडराते रहे। जाने अनजाने मैं उनके बारे में ही सोचता रहा। उनके व्यक्तित्व ने कहीं गहरे तक मुझे उद्वेलित कर दिया था। उनकी भूमिका को मैं किस खाने में रखूं समझ नहीं पा रहा था। हालांकि उनके परिवारजनों की बातों से कुछ स्पष्ट निष्कर्ष मुझे हासिल हुए थे। मनमोद मऊआर की इन हरकतों से वे त्रस्त जरूर थे, लेकिन अंततः दोष समय को ही दे रहे थे कि अब यह सब करने का समय नहीं रहा। अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को ध्यान में रखे बगैर अब कोई किसी के बीच नहीं पड़ता। उनके अनुसार गांव में भी अब ऐसे लोग नहीं रहे जो दूसरों के विवाद में अपना सिर खपाएं और बिना किसी स्वार्थ के सही को सही और गलत को गलत कहें। उनकी बातों से यह भी ज्ञात हो गया था कि बुढ़ापे में शरीर सक्षम न होने के चलते ही मनमोद मऊआर सिर्फ टीकट टिप्पणियों तक सीमित थे। गांव में उनका अखाड़िया शरीर जब तक मजबूत बना रहा, वे सशरीर कूदने से बाज नहीं आए। मेरी जानकारी में गांव से शहर तक अब ऐसे चरित्र नगण्य थे। वैसे मैंने सुना था पिछली शताब्दी में ऐसे चरित्र होते थे जो अब लोक कथाओं और आदिम इतिहास के पात्र बन गए हैं। इस बिंदु पर मुझे मनमोद मऊआर अपनी पीढ़ी के अंतिम पात्र नहीं, पिछली शताब्दी के अंतिम पात्र नजर आने लगे। विज्ञान के विद्यार्थी के नाते वंश परंपरागत जीन के रूपांतरण से मैं अवगत था। शायद यह उसी तरह की पीढ़ी के रूपांतरण का जीन था जिसने मनमोद मऊआर को ऐसा बना दिया था। मनमोद मऊआर को लेकर मेरे मन में अजीब ढंग के हैरत अंगेज विचार आने लगे। वे मुझे किसी विलुप्त प्रजाति की नस्ल का दुर्लभ उदाहरण जान पड़ते। यह उनकी विडंबना थी कि मनुष्य के कलेवर में आए थे। अगर किसी अन्य जीव जंतु के कलेवर में होते तो उन्हें बचाने के लिए पूरा राष्ट्र लग जाता। किसी जैविक उद्यान में उनके अलग रहने की अच्छी व्यवस्था की जाती तथा उनकी सुरक्षा का विशेष इंतजाम होता, जबकि उनकी स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। उन्हें बचाने और हिफाजत से रखने की अपेक्षा पूरा महाराजगंज मारने को तैयार था। मेरे मस्तिष्क में सारी रात ऐसे ही अजूबे ख्याल आते रहे। सुबह होने पर जब बैंक जाने की दिनचर्या में मैं जुटा, तब कहीं इन ख्यालों से मुक्त हो सका। इस घटना के बाद 1 महीने की छुट्टी ले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैं अपने पैतृक शहर चला गया। वहां अपने परिवारजनों एवं मित्रों से बताने के लिए मनमोद मऊआर से बड़ी खबर मेरे पास दूसरी नहीं थी। जैसा कि मुझे विश्वास था, इस खबर को सुन सब पुलकित और विस्मित हुए बिना नहीं रह पाए। मेरे वयोवृद्ध बड़े भैया ने तो अगली बार मेरे साथ आरा चलकर मनमोद मऊआर को देखने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। छुट्टी समाप्त कर जब मैं अपने परिवार के साथ आरा पहुंचा तो स्टेशन पर ही महाराजगंज निवासी मेरे मकान मालिक का लड़का पवन मिल गया। उसने मुझे देखते ही हर्ष के साथ यह सूचना दी, बुढ़वा मऊआर लंगड़ा हो गया। स्कूटर वाले ने तो खूब कसकर धक्का मारा था।
भाग्यशाली था कि सिर्फ टांग टूटकर ही रह गई, नहीं तो साफे था। इस सूचना को मैंने अपने ऊपर वज्रपात की तरह महसूस किया। मनबोध मऊवार के प्रति उपाध्याय परिवार के दृष्टिकोण से मैं वाकिफ था। उस छोकरे से इस विषय में अब और कुछ बातचीत न कर मैं तेजी से अपने निवास चल पड़ा। पत्नी और बच्चों को घर छोड़ सीधे मनबोध मऊवार के यहाँ भागा। इस सूचना ने उनसे मिलने के लिए मुझे बेचैन कर दिया था। जब मनबोध मऊवार के यहाँ पहुंचा, दोपहर सरक रही थी। बरामदे वाले अपने कमरे में वे चौकी पर चित लेटे थे। वे ट्रैक्शन पर थे। उनका टूटा पांव ऊपर की ओर उठाकर स्टैंड से बांध दिया गया था तथा स्टैंड के दूसरी ओर कोई वजनी वस्तु लटका दी गई थी। उन्हें उठने बैठने और अधिक हिलने डुलने की मनाही थी। इस अल्पावधि में ही उनका चेहरा सूख कर कांटे की तरह रुक्ष हो गया था तथा आंखें कुछ अंदर तक धंस गई थी। लेकिन मुझ पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें फिर पहले जैसी बेहस उठी तथा चेहरे पर ताजगी लौटने लगी। आप कब आए धर्मदेव बाबू? मैं आपकी राह ताक रहा था। एक आपे तो है इस मोहल्ले में जिसमें कुछ धर्म ईमान बचा है। मैंने तत्क्षण कहा, अभी इसी वक्त आ रहा हूं। स्टेशन पर जैसे ही पता चला, परिवार को घर छोड़ सीधे आ रहा हूं। यह सब कैसे हो गया? आपको बचकर रहना चाहिए था। होनी होकर रहती है धर्मदेव बाबू, होनी को कोई टाल नहीं सकता। प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ता है। हमको कौनो मलाल नहीं। इसका मियाद बीतने पर हम फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन आखिर हुआ कैसे? अरे का बताऊं धर्मदेव बाबू। और वे बताने जा रहे थे कि उन्हें रोककर उनके बड़े बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया। उनके अनुसार अपने पोते के साथ अपने गांव के एक मरीज को देखकर वे अस्पताल से लौट रहे थे। उनके गांव का कोई व्यक्ति इलाज कराने शहर आता तो सूचना पाते ही वे उससे मिलने जाते और जितना संभव हो पाता उसकी सहायता करते। उस दिन लौटने में उन्हें देर हो गई। शाम का अंधेरा घिर गया था। बड़ी मठिया वाले मोड़ के पास पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें धक्का मारा। हालांकि वे रोड के किनारे थे, किसी सवारी से टकराने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें धक्का मारने वाले मोटरसाइकिल सवार ने गलत साइड में आकर योजना के अनुसार उन्हें धक्का लगाया और फरार हो गया। उनके बड़े बेटे की सूचना के बाद उनके दूसरे पुत्र, पोते और उनकी बहन ने भी उस घटना पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। मेरे आगमन की सूचना पर सब उस कमरे में जुटाए थे। उन्होंने तकरार बढ़ने के डर से स्पष्ट शब्दों में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से भीमा और जयकिशन का स्पष्ट संकेत मुझे मिल रहा था। उन दोनों में से ही किसी ने यह काम किया था, या संभव है किसी और ने किया हो। उनके दुश्मनों की संख्या कोई नियत तो थी नहीं। अंधेरे की वजह से उनका पोता मोटरसाइकिल सवार को पहचान नहीं सका। यहां मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि संभव है उनके पोते ने उस व्यक्ति को पहचान भी लिया हो, लेकिन तकरार न बढ़ाने की गरज से घर वालों ने उसे गोपनीय रखने का निर्देश दिया हो। जो हो, इस सूचना से मेरा मन आहत हो गया। मनबोध मऊवार पर लोगों के इस जानलेवा प्रहार ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। यह तो हद दर्जे की नीचता है। इन्होंने अगर उनकी गलतियों का पर्दाफाश सरेआम किया तो इसका जवाब छिपकर वार करना नहीं है। मनबोध मऊवार के परिवारजनों से निपट अब मैं उनके करीब जा बैठा। मुझसे बातचीत करने के लिए उनका मन तो अकुला ही रहा था। उन्हें समझाने के लिए मेरा मन भी व्यग्र था। मेरे अंदर से स्नेह, सहानुभूति और लगाव, आत्मीयता का सहज उबाल स्वतः शुरू हो गया। आप क्यों इस तरह अपने को बर्बाद करने पर तुले हैं? जिनके आचरण और कार्य गलत लगते हैं उन्हें सिर्फ मन के धरातल पर समझ लिया जाए। किसी के खिलाफ सक्रिय होना आज खतरे से खाली नहीं। यह तो खुदा का शुक्र है कि सिर्फ पैर के सिरे ही बीता। ऐसी दुर्घटनाओं में जान जाते भी देर नहीं लगती। आप तो खुद कहते हैं इस मानुष तन को बहुत जतन से सहेज कर रखना है। ईश्वर ने बहुत अनुग्रह कर इसे प्रदान किया है। आपका परिवार कितना अच्छा और भरा पूरा है।
अपने पोते पोतियों के बीच आराम से आपको रहना चाहिए। सब आपको हाथ पर लिए रहते हैं। हमारे लिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो इस शहर में आप एकमात्र मेरे दिशा निर्देशक हैं। मैंने अनुभव किया, मेरी इन बातों से मनबोध महुआर की आंखें कुछ तरल हो गईं, लेकिन जल्द ही अपनी भावुकता पर काबू पा अपने पुराने लहजे में उन्होंने मुझे स्नेहपूर्वक झिड़की देनी प्रारंभ की। आप ही सब क्या कह रहे हैं धर्मदेव बाबू? यह देह का उपयोग जानवर जैसा इसको पालने में नहीं है, परमात्मा के यह संसार के निमित्त लगा देने में है। आप क्या समझते हैं कि करवैया ही दोष का भागी बनता है, देखवैया नहीं? देखवैया का चुपिए से तो करवैया का मन बढ़ता है। एक आदमी अनेत करे और 10 आदमी उनका कान उमेठे तो फिर कोई अनेत नहीं करे। चुपा के रहने वाला जानत है कि वो बचल है, दोष का भागी नहीं, बाकिर को और देखता है, ओकरा नजर से कुछ नहीं छिपता। आप तो बैंक में हैं, पैसा जमा करे वाला आपके यहाँ खाता खोलता है, यही माफिक कतहूं ए जीवन का भी खाता है। ऐसा नहीं कि छिपके कर लिया और कोई जान नहीं पाया। ओ खाता में सब कुछ दर्ज होता है, कुछ भी नहीं छूटता। ये शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टिये में मिल जाएगा। सही काम में यह शरीर के घवाहिल होने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मनबोध महुआर जैसे किसी प्रवाह में आकर प्रवचन की शैली में बोलते जा रहे थे। प्रवचन सुनने की मेरी आदत नहीं, लेकिन जाने उनकी बातों में ऐसा क्या था कि उनके एक एक शब्द जीवन शक्ति की भांति मेरे कानों में उतरते चले गए। उनके यहां से जब मैं लौट रहा था, शाम गहरा गई थी। उनके घर और मेरे निवास के रास्ते में एक शिवाला पड़ता था। मंदिरों के पास खड़े होकर कामना करने में मेरा कोई विश्वास नहीं। मैं भाग्य की अपेक्षा कर्म का समर्थक था। लेकिन उस शाम जाने कैसे मनबोध महुआर के ठीक हो जाने और उनके बचे रहने की कामना में मेरे हाथ जुड़ गए। शायद कंगाल की निधि की तरह मैं मनबोध महुआर को खोना नहीं चाहता था। मैंने मुड़कर देखा, आसपास कोई नहीं था। अब घर की ओर बढ़ चला। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।